हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इस क्लास में समाज के बारे में पढ़ेंगे। समाज की व्युत्पत्ति कैसी हुई है, समाज की परिभाषा क्या है और समाज की परिभाषा के साथ साथ समास और संध में अंतर क्या है और समास के भेद क्या हैं। इसके पढ़ते हुए, समास के भेद को पढ़ते हुए हम आगे की तरफ इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए समास। हमारी हेडिंग क्या है भैया? समास है। समास कहते किसे हैं? सबसे पहले यह देखिए समास की व्युत्पत्ति। सबसे पहले यह देखेंगे समास की व्युत्पत्ति। समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? समास की व्युत्पत्ति, यह जो समास जो है सम प्लस आस, सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना है। यह समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? यह समास जो शब्द है सम प्लस आस दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें सम का अर्थ है, जिसमें सम का अर्थ है पूर्णतया। सम का अर्थ है पूर्णतया और आस का अर्थ है मिलना या निकट आना। मिलना या निकट आना, यह क्या कहा जाता है? समास। यह जो देखिए समास की जो व्युत्पत्ति हुई है, देखिए सबसे पहले देखिए समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बाद हम देखेंगे समास की परिभाषा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। यह समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ है पूर्णतया और आस का अर्थ है मिलना। इस प्रकार समास की व्युत्पत्ति का अर्थात समास का अर्थ कहेंगे तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना या निकट आना। देखिए लिख लीजिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना या पूर्णतया मिलना या निकट आना। मिलना या निकट आना क्या कहा जाता है भैया? समास कहलाता है। निकट आना समास कहलाता है। समास है या फिर समास कहलाता है। देख लीजिए फिर से एक बार, ठीक है। तो देखिए ये समास की व्युत्पत्ति हुई है, सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना। यह जो समास है दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है पूर्णतया, आस का अर्थ है मिलना या निकट आना। इस प्रकार समास का अर्थ है दो या दो से अधिक पदों का। ध्यान दीजिए, समास में पदों या शब्दों का ही तो मेल होता है, इसलिए दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना या निकट आना ही क्या कहा जाता है? समास कहलाता है। यही समास का अर्थ है, ठीक है। अब इसके बाद समास की परिभाषा देख लीजिए। समास की परिभाषा क्या है? तो देखिए समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, जिनके पदों के मेल को, जिनके बीच के, जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा, जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप हो जाए समास कहते हैं। समास कहते हैं। देखिए समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा यही है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा किसका भैया? कारक चिन्हों का क्या हो जाए?
लोप हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात संयोजक, जो भी संयोजक है, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हो गई है, करे दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का क्या हो जाए भैया? लोप हो जाए। जो भी संयोजक चिन्ह है, संयोजक जो जोड़ने वाले चिन्ह है, दोनों पदों को आपस में जो जोड़ते हैं वह चिन्ह संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का क्या हो जाए? लोप हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए कहाँ पर संयोजक शब्दों का लोप हो रहा है और कहाँ पर कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। जैसे अगर देखेंगे, जैसे उदाहरण देख लीजिए समझने के लिए, जैसे राजा और रानी कहा जाता है, जैसे राजा और रानी। देखिए राजा और रानी बराबर क्या हो जाएगा? राजा रानी, राजा रानी हो जाएगा। तो ध्यान देखिए दोनों में कौन सा यह संयोजक चिन्ह है? तो ध्यान दीजिए दोनों में संयोजक चिन्ह यही और है, और का ही तो यहाँ देखिए क्या हो गया? लोप हो गया है। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए संयोजक शब्दों का मेल, संयोजक शब्दों का लोप हो गया है। संयोजक शब्दों का लोप, यहाँ पर देखिए संयोजक शब्दों का क्या हुआ है? लोप हो गया। जैसे इसका विग्रह करेंगे, जैसे राजा रानी कहा जाए तो संयोजक ही चिन्ह लग गया है, अर्थात राजा और रानी के बीच में और ही है जो दोनों शब्दों को आपस में, दोनों पदों का क्या कर रहा है? मेल कर रहा है। जब इसका हम समास शब्द बनाएंगे, यह सामासिक शब्द नहीं है, यह सामासिक शब्द है। जब राजा और रानी या विग्रह के रूप में है, जब दोनों पदों को जोड़ेंगे और चिन्हों का क्या हो गया है? देखिए संयोजक शब्दों का क्या हो गया? यहाँ पर लोप हो गया, राजा रानी यह शब्द बन गया है। यहाँ पर किसका लोप हुआ है? देखिए संयोजक शब्दों का लोप हो गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए, कहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है? जैसे राजा की माता, राजा की माता, बहुत सारे उदाहरण है। राजा की माता बराबर हो जाएगा राजमाता हो जाएगा, तो राजमाता। ध्यान दीजिए यहाँ पर की आया है, यही तो कारक चिन्ह है, यही क्या है? कारक चिन्ह है। और यहाँ पर यह क्या था? संयोजक शब्द था, यही पर संयोजक शब्द था। तो देखिए यहाँ की आया है, यही कारक चिन्ह है। यहाँ पर राजा की माता, देखिए यहाँ पर कारक चिन्हों का क्या हो गया है? कारक चिन्ह का लोप हो गया है। देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो गया, हमारा समासिक शब्द क्या बना है? राजमाता बन जाएगा। अर्थात समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके बीच में संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का क्या हो जाए? लोप हो जाए, समास कहते हैं, वह समास कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, राजा और रानी, राजा रानी हो गया है, संयोजक चिन्हों का लोप हो गया। जैसे राजा की माता, देखिए कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का यहाँ लोप हो गया, राजमाता शब्द बन गया, यही तो समासिक शब्द है। ठीक है, यह था समास की परिभाषा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? यह समास जो है सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है पूर्णतया, आस का अर्थ है मिलना या निकट आना ही क्या कहा जाता है? समास। इसलिए समास का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना या पास आना ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास की परिभाषा देख चुके हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, समास एवं संधि में अंतर। समास एवं संधि में अंतर देख लीजिए। समास एवं संधि में अंतर क्या है? समास एवं संधि में अंतर क्या है? सबसे पहला देखिए, समास एवं संधि में अंतर क्या है? सबसे पहला है, संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है। ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे लंबोदर,
लंबोदर, लंब प्लस उदर हो जाएगा, लंब प्लस उदर हो जाएगा। देखिए ब में आधा ब प्लस अ है, अ के बाद क्या आया है, उ आया है। तो अगर अ के बाद उ आता है तो उ का परिवर्तन किस में हो जाता है, इसका अगर योग करके शब्द बनाएंगे लंबोदर बन जाएगा, लंबोदर। देखिए उ का किसमें परिवर्तन, ओ में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, इसलिए संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है। ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे लंब प्लस उदर बराबर लंबोदर, आ के बाद उ आया है तो उ का परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। देखिए ब पर ओ की मात्रा लग गई। लेकिन समास में क्या होता है देख लीजिए, समास में पदों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है, लेकिन दो या दो से अधिक पदों का मेल होगा। जैसे यहाँ जैसे कहेंगे, जैसे कह रहे हैं लंबा है उदर जिसका, देखिए लंबा है उदर जिसका, अच्छा बताइए जिसका उदर, उदर माने होता है पेट, जिसका पेट लंबा होता है। तो ध्यान दीजिए लंबा प्लस उदर, इन दोनों ही पदों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यही तो दोनों पद हैं, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबा प्लस उदर का योग करेंगे। दो या दो से अधिक शब्द जो पास में आएंगे मिलेंगे तभी तो एक समासिक शब्द बनेगा, इसलिए लंबोदर हो जाएगा। और लंबोदर कहने से एक अलग अर्थ का ही बोध हो रहा है, किसका, जिसका उदर सबसे बड़ा था, तो वो कौन थे, गणेश जी थे। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है तो समास ही है। देखिए समास में क्या हो रहा है, पदों का मेल हो रहा है, जबकि संधि में क्या हो रहा है, ध्वनियों या वर्णों का मेल हो रहा है। संधि में ध्वनियों व वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में पदों का मेल होता है। पदों का मेल होना या फिर पदों का पास में आना। लंबा है उदर जिसका है तो समास का विग्रह है, लंबोदर का विग्रह करेंगे लंबा है उदर जिसका। लेकिन लंबा और उदर दो पद हैं, आपस में जब मिल रहे हैं तो एक सार्थक शब्द बन रहा है, क्या, लंबोदर बन रहा है। और लंबोदर कहने से गणेश जी का तात्पर्य हो रहा है तो बहुव्रीहि समास, लेकिन इस क्या है, किसकी परिभाषा, यह समास का उदाहरण। हेडिंग क्या थी, समास एवं संधि में अंतर है। ठीक है, इतना लिखें। अब इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, समास का अर्थ क्या है। देखिए संधि में जो है वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में किसका मेल होता है, पदों का मेल होता है। पद न करके शब्दों का भी मेल हम कह सकते हैं। तो देखिए समास का अर्थ हेडिंग है समास का अर्थ। समास का अर्थ क्या है, यही हमारी हेडिंग है, समास का अर्थ। ध्यान दीजिए समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षेपण। तो समास का अर्थ है, या आप शाब्दिक अर्थ भी कर सकते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण या संक्षेप होता है। ये भी देखिएगा कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप मीन्स होता है छोटा करना, और संक्षेपण का अर्थ ही होता है कई शब्द रहते हैं, कई पद रहते हैं, उनका योग करके एक सार्थक शब्द बनता है, इसलिए छोटे पदों में होता है। तो समास का अर्थ है संक्षेपण या संक्षेप। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। समास में क्या है, कम शब्दों के अधिक बातें कहने के, कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। क्या है, कम शब्दों में, कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए, अधिक बातें कहने के लिए, कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। समास का प्रयोग किया जाता है।
समास का प्रयोग किया जाता है। देखिए कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए किसका प्रयोग होता है? समास का प्रयोग होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट में लिख लीजिए, समास का विलोम व्यास है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। समास का विलोम, समास का विलोम क्या है भैया? व्यास है। समास का विलोम शब्द व्यास, व्यास का समास, समास का व्यास होता है। व्यास का अर्थ है, व्यास का अर्थ है, व्यास का अर्थ है विस्तार। व्यास का अर्थ क्या है भैया? विस्तार होता है। देखिए समास, समास का देखिए समास का अर्थ ही है संक्षेप या संक्षेपण करना। तो समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास का अर्थ ही है विस्तार करना। समास में छोटा करना और व्यास में विस्तारण करना होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक ही पद, पदों के मेल से बना एक ही पद, बना एक ही पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, समास की भी ये भी परिभाषा है। एक और पॉइंट लिख लीजिए समास के अर्थ में, समस्त पद को विखंडित कर, समस्त पद को विखंडित कर, समस्त पद को विखंडित कर अलग अलग करने की क्रिया को, अलग अलग, अलग अलग करने की क्रिया को, अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। यह हुआ समास का अर्थ। देख लीजिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपण या संक्षेप, संक्षेप करना या संक्षेपण करना या छोटा करना होता है। हमारे अर्थों में कहा जाए संक्षेपण या संक्षेप का अर्थ क्या है? छोटा करना होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपण या छोटा करना होता है। तो देखिए समास में कुछ बातें आपको याद करना जरूरी है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए समास का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे बैल के लिए गाड़ी, थोड़ा देख लीजिए, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी बराबर क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी हो जाएगा कि नहीं? बैलगाड़ी हो जाएगा। तो देखिए इसमें, देखिए यही तो समासिक पद है। देखिए कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए अगर हम बैलगाड़ी कह देंगे, इसका विग्रह करेंगे बैल के लिए गाड़ी, देखिए अधिक शब्द है कि नहीं? अधिक शब्दों को कम शब्दों में कहने के लिए समास का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे बैल के लिए गाड़ी, अगर हम इसका विस्तारित रूप कहेंगे तो बैल के लिए गाड़ी, लेकिन अगर इसको शार्ट रूप में कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे? बैलगाड़ी कह देंगे। जैसे लंबा है उदर, अर्थात किसका पेट बहुत लंबा था? गणेश जी। सार्थक संक्षेप में कहेंगे तो हम क्या कह देंगे? गणेश जी कह देंगे। और समास का विलोम क्या होता है? ये भी ध्यान रखिएगा, व्यास होता है। देखिए समास का अर्थ ही है संक्षेपण या संक्षेप करना। देखिए कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। देखिए यही बैलगाड़ी, यही हमारा समासिक पद है। लेकिन अगर इसको हम विस्तारित रूप में कहेंगे बैल के लिए गाड़ी, अगर इसको हम कम शब्दों में, देखिए कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए, देखा कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए हम कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर विस्तारित रूप में कहेंगे तो बैल के लिए गाड़ी, लेकिन अगर संक्षेप कहा जाए तो हम बैलगाड़ी कह देंगे, तो इसका अर्थ ही हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी। अब है समास का विलोम। समास का विलोम होता है व्यास, और व्यास का अर्थ क्या होता है? विस्तार। देखिए समास का अर्थ है संक्षेप,
संक्षेप मीन्स होता है छोटा करना, संक्षेपण का अर्थ ही होता है छोटा करना, और समास का विलोम होता है व्यास, व्यास का अर्थ होता है विस्तार होता है। अब देखिए समास की ये भी परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक ही समस्त पद, बना एक ही पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से, देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक पद है कि नहीं, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना पद, देखिए बैल और गाड़ी का मेल हो गया, बैल गाड़ी बना है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर विग्रह करेंगे बैल के लिए गाड़ी, दो या दो से अधिक शब्द है कि नहीं, दो या दो से अधिक पद है, इसका मेल करेंगे बैल और गाड़ी, पदों का मेल हो गया बैल गाड़ी, किसी के को ही समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और समस्त पद को विखंडित कर अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे यही बैलगाड़ी है, यह बैलगाड़ी क्या है, समासिक पद है कि नहीं, समस्त पद या सामासिक पद इसी को कहते हैं। अब इसको अलग अलग करने की क्रिया को अगर कहेंगे, जैसे बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, यह क्या कहा जाता है, यही तो समास विग्रह है, यही क्या है, समास विग्रह है। लेकिन अगर बैलगाड़ी लिख देंगे, यही तो समस्त पद है, यही समस्त पद है या सामासिक पद है, यही तो क्या कहा जाता है, समास ही कहा जाता है। चाहे समस्त पद कहिए या सामासिक पद कहिए या समास कहिए, तीनों का एक ही तात्पर्य है। जैसे बैलगाड़ी कहेंगे, यही तो समस्त पद या सामासिक पद या समास ही है, लेकिन अगर इसको विग्रह करके अलग अलग लिखेंगे, बैल के लिए गाड़ी, यही समास विग्रह कहा जाता है। समास युक्त शब्दों को अलग अलग करने की क्रिया को, समस्त पद को, समस्त पद का चाहे समास के पद को विखंडित कर अलग अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक भैया, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। अगली हेडिंग है समास का भेद, समास के भेद, समास के भेद। हमें लगता है जो पढ़ाया है पीछे अभी तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप अपना उत्तर दे भी सकते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, समास के भेद, हेडिंग है समास के भेद। ठीक है, समास के लिख लीजिए, समास के निम्नलिखित कितने भेद हैं भैया, दो भेद हैं। समास के निम्नलिखित दो भेद हैं, आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। समास के निम्नलिखित कितने भेद हैं भैया, निम्नलिखित दो भेद हैं। पहला है प्रयोग या अर्थ के आधार पर, पहला भेद है प्रयोग या अर्थ के आधार पर, पहला क्या है भैया, प्रयोग या अर्थ के आधार पर। दूसरा है पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर। दूसरा है पद की प्रधानता के आधार पर। पहला क्या है, पहला है प्रयोग या अर्थ के आधार पर, और दूसरा है पद की प्रधानता के आधार पर। प्रयोग या अर्थ के आधार पर जो है, प्रयोग या अर्थ के आधार पर अगर हम कहेंगे तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 1 2, ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लीजिए। पहला है अव्ययी भाव समास, क्या है, अव्ययी भाव समास, पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है, अव्ययी भाव के समास के बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा है द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और छठवां है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कभी कभी शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है, ब पे बड़ी और ह पे छोटी ई, बहुव्रीहि समास। प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और
बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। देखिए समास के भेद कितने भेद हैं भैया? 2 भेद हैं। पहला है प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब पद की प्रधानता के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, पहला है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो। ऐसे समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा है, पहला तो जिसका पूर्व प्रधान था, दूसरा है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है जिसका कोई एक पद प्रधान न हो, जिसका कोई पद प्रधान न हो, अर्थात ऐसा समास जिसका कोई एक भी पद प्रधान न हो, जिसका कोई पद प्रधान न हो, वह क्या है? बहुव्रीहि। जिसका कोई एक पद प्रधान न हो, जिसका कोई पद कुछ उल्टा लिख दिए यहाँ पर, जिसका कोई एक पद प्रधान, जिसका कोई एक पद प्रधान न हो, जिसका कोई पद प्रधान, जिसका कोई, यहाँ पर एक होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिए। जिसका कोई एक पद प्रधान न हो, अर्थात एक पद प्रधान न होकर ऐसे लिख लीजिए, छोड़िए जाने दीजिए। जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो, अर्थात ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अर्थात ऐसा समास है जिसका दोनों पद क्या होते हैं भैया? प्रधान होते हैं। चौथा क्या है? जिसका अन्य पद प्रधान हो, जिसका अन्य पद प्रधान हो। यहाँ यह भी कह सकते हैं, अर्थात ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न हो, विग्रह करने पर अन्य अर्थ का ही बोध हो, जिसका अन्य पद प्रधान हो, क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता। अर्थात बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसका अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो ध्यान दीजिए, पद की प्रधानता के आधार पर अगर कहा जाए समास के 4 भेद हैं। जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिसका अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास पर जब हम विग्रह करते हैं किसी अन्य पद की का क्या होता है भैया? बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह था समास के भेद। समास के 2 भेद हैं। पहला है प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। और पद की प्रधानता के आधार पर, अर्थात ऐसा समासिक पद जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व माने दोनों। जिसका अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ध्यान दीजिए, चाहे जो भी समासिक पद लेंगे, जैसे बैलगाड़ी ही ले लेंगे, बैलगाड़ी ले लेंगे। बैल और गाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यही पूर्व या पहला पद है। यह क्या है? पूर्व या पहला पद है। गाड़ी क्या हो जाएगा? उत्तर पद, उत्तर या बाद का पद, उत्तर या
बाद का पद, अर्थात चाहे जो भी समासिक पद होगा उसमें पूर्व या पहला पद होगा, उत्तर या बाद का पद होगा। पूर्व या पहला जो पहला पद आता है और उत्तर या बाद का पद अर्थात जो पीछे आता है वह उत्तर मीन्स होता है बाद का पद, अब पूर्व मतलब होता है पहला पद। हर सामासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक भैया, यहाँ तक आप लोग लिखे होंगे। अब अगली हेडिंग है पद की प्रधानता ज्ञात करना। ठीक है, मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिए। अगली हेडिंग है पद की प्रधानता ज्ञात करना, अर्थात किस पद में कौन सा पद प्रधान है। हेडिंग है पद की प्रधानता ज्ञात करना, पद की प्रधानता ज्ञात करना, अर्थात किस समासिक पद में कौन सा पद प्रधान है वही ज्ञात करना। हेडिंग है पद की प्रधानता ज्ञात करना, अर्थात पद की प्रधानता हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट है जहां दिए हुए पदों को भूल जाए, जहां दिए हुए पदों को भूल जाए, जहां दिए हुए पदों को भूल जाए तथा कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, तथा कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, तथा कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, वहाँ अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। वहाँ अन्य पद क्या होता है भैया, प्रधान होता है, वहाँ अन्य पद प्रधान होता है। जैसे जैसे करें जहाँ दिए हुए पदों को, जहाँ पर चाहे जो भी पद दिया हो उसको भूल जाए तथा कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, वहाँ पर क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हलधर, हलधर, अगर हल कहेंगे, हल धर मीन्स होता है धारण, हल मतलब जो बैल के साथ जोता जाता है, हल को धारण करने वाले, अर्थात कौन थे। यहाँ पर देखिए जहाँ दिए हुए पदों को क्या कर रहे हैं, हलधर कहने से हलधर को हम भूल जा रहे हैं तथा कोई अन्य अर्थ प्रकट हो जा रहा है, वहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हलधर कहने से किसका बोध हो रहा है, बलराम का बोध हो रहा है, अर्थात इन दिए हुए पदों को हम क्या कहें, भूल जाए, एक अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात हलधर कहने से बलराम जी का बोध हो रहा है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ कहने से देखिए जहां दिए हुए पदों को क्या किया जाए, भूल जाए, अर्थात नीलकंठ कहने से इन दोनों पदों, नील और कंठ, नीला है कंठ, नील मतलब नीला होता है, कंठ मीन्स होता है गला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका गला कैसा था, नीला था, अर्थात नीलकंठ कहने से इन पदों को हम भूल जा रहे हैं, एक अलग अर्थी अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है। नीलकंठ कहने से किसका बोध हो रहा है, शिव जी का बोध हो रहा है, अर्थात ऐसे शब्द जहां दिए हुए पदों को हम क्या करें, भूल जाए, कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, वहां पर क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात जो भी पद दिया हो उन पदों को हम भूल जाए और कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, वहां पर क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हलधर कहने से बलराम जी का बोध, नीलकंठ कहने से शिव जी का बोध, पीताम्बर कहने से विष्णु जी का बोध, ठीक भैया, चक्रपाण कहने से, चक्र है पाण जिसके अर्थात विष्णु जी हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात जो पद दिया हो उन पदों को हम भूल जाए, कोई अन्य अर्थ ही प्रकट हो जाए, वहां पर कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ है जहां उपसर्ग का प्रयोग होने से, जहां उपसर्ग का प्रयोग होने से, जहां उपसर्ग का प्रयोग होने से अव्यय पद बन जाए, अव्यय
पद बन जाए, अव्यय पद बन जाए, वहां पूर्व पद प्रधान होता है, वहां पूर्व पद प्रधान होता है, वहां पर पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे 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 नीडर, जैसे नीडर कहेंगे, नीडर कहने से डर तो है लेकिन कैसा हुआ है, नीडर है, तो नी ही क्या है, पूर्व पद, यही पूर्व पद है, या क्या है पूर्व पद, नी क्या है, उपसर्ग है कि नहीं। जैसे कह दे प्रतिदिन, दिन है लेकिन किस प्रकार का दिन है, प्रत्येक दिन कह रहे हैं, प्रति ही क्या है, पूर्व पद है, यही क्या है, पूर्व पद है, या उपसर्ग ही तो है, क्या है, उपसर्ग। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यह क्या है, उपसर्ग, अर्थात जहां उपसर्ग का प्रयोग होने से अव्यय पद बन जाए, अर्थात इस नी का खंडन न, अव्यय पद अर्थात जिसका लिंगवचन कारक के आधार पर परिवर्तन न किया जाए, वह क्या कहा जाता है, अव्यय पद कहलाता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के आधार पर उसका परिवर्तन न हो। जैसे वह प्रतिदिन काम करता है, वे प्रतिदिन काम करते हैं, वे लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, प्रतिदिन कहीं बदल नहीं रहा है, इसलिए नीडर, नी यह पूर्व पद है और उपसर्ग भी है। प्रतिदिन, प्रति कहने से पूर्व पद और उपसर्ग, अर्थात जहां उपसर्ग का प्रयोग होने से अव्यय पद बन जाए, अर्थात जिसका कोई खंडन न हो, लिंग वचन कारक या संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आधार पर जिसका परिवर्तन न हो, वहां पर कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। वहां पर कौन सा पद प्रधान होता है भैया, पूर्व पद प्रधान होता है। यह था पद की प्रधानता ज्ञात करने के दो नियम। पहला नियम, जहां दिए हुए पदों को भूल जाए, कोई अन्य अर्थ प्रकट हो जाए, वहां पर अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात बहुव्रीहि समास चले जाएंगे। और जहां उपसर्ग का प्रयोग होने से अव्यय पद बन जाए, और वहां पर क्या होता है, अव्यय पद जब बन जाएगा तो वहां पर पूर्व प्रधान हो जाएगा, अर्थात अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट यह लिख लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है पद की प्रधानता ज्ञात करने के नियम। पहला नियम हो गया और 2 नियम हो गए यहाँ पर। अब तीसरा हमारा नियम क्या है, तीसरा लिख लीजिए, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम यही है, जहां क्रिया किसी एक पद के अनुसार न आकर, जहां क्रिया किसी एक पद के अनुसार न आकर, जहां क्रिया किसी एक पद के अनुसार न आकर समस्त पद के आधार पर आए, 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 वहां कोई एक पद नहीं, वहां कोई एक पद नहीं, वहां कोई एक पद नहीं, अपितु, अपितु कहिए या बल्कि कहिए, बल्कि समस्त पद प्रधान होता है। वहां कोई एक पद नहीं बल्कि समस्त पद प्रधान होता है। ठीक है, वहां पर कौन सा पद प्रधान होता है, समस्त पद। समस्त पद मतलब 2 पद हो चाहे 2 से अधिक पद हो, जहां क्रिया किसी एक पद के अनुसार न आकर समस्त पद के आधार पर आए, वहां कोई एक पद नहीं बल्कि समस्त पद प्रधान होता है। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण हुआ, अर्थात राधा देखिए स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। कृष्ण देखिए क्या है, पुल्लिंग है। कृष्ण क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ पर अगर इनके अनुसार देखेंगे राधा कृष्ण, जैसे वाक्य प्रयोग किया जाए, राधा कृष्ण आ रहे हैं, राधा कृष्ण आ रहे हैं, अर्थात जहाँ क्रिया किसी एक पद, अच्छा बताओ यहाँ पर क्रिया जैसे राधा कृष्ण आ रहे हैं, जैसे आना क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा बताओ ये क्रिया जो आई है राधा के अनुसार आई है, कृष्ण के अनुसार है, दोनों के अनुसार आई है, इसलिए राधा कृष्ण कहेंगे
तो राधा स्त्रीलिंग है, कृष्ण पुल्लिंग है। यहाँ पर जो क्रिया आ रहे हैं, जैसे राधा कृष्ण आ रहे हैं, राधा कृष्ण नाच रहे हैं, नाचना आना, राधा कृष्ण खा रहे हैं, राधा कृष्ण जा रहे हैं, तो राधा और कृष्ण आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, तथा बताओ राधा और कृष्ण दोनों किसके अनुसार है? यहाँ पर क्रिया बदल रही है, यहाँ पर जो क्रिया आई है राधा के अनुसार थोड़ो आई है या फिर कृष्ण के अनुसार थोड़ो आई है। जब भी यहाँ पर जो क्रिया आई है राधा के भी अनुसार आई है, कृष्ण के भी अनुसार है, इसलिए वहाँ कोई एक पद न होकर बल्कि समस्त पद प्रधान होता है। इसलिए राधा कृष्ण में दोनों पद प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर जो यह क्रिया आई है, आ रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, तो राधा के अनुसार थोड़ा आई है या फिर कृष्ण के ही अनुसार थोड़ा आई है, राधा और कृष्ण दोनों के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ क्रिया किसी एक पद के अनुसार न आकर समस्त पद के आधार पर आए, वहाँ एक पद प्रधान न होकर बल्कि समस्त पद प्रधान होता है। जैसे नल राम युधिष्ठिर, नल राम युधिष्ठिर, नल राम युधिष्ठिर। यहाँ पर जैसे कहा जाए नल राम युधिष्ठिर आ रहे हैं, जैसे एक ही देख लीजिए, आ रहे हैं, यहाँ पर नल राम युधिष्ठिर, यह जो आ रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाहे जिस वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पर क्रिया अगर कहा जाए कि वहाँ एक पद न होकर बल्कि यहाँ पर क्या है? समस्त पद प्रधान है। यहाँ पर एक ही पद प्रधान न होकर समस्त पद प्रधान है, अर्थात नल भी प्रधान है, राम भी प्रधान है और युधिष्ठिर भी प्रधान है। अर्थात जहाँ क्रिया किसी एक पद के अनुसार न आकर समस्त पद के आधार पर आए, वहाँ पर कोई एक पद नहीं बल्कि समस्त पद प्रधान होता है। यह कई नियम हुए भैया? पद की प्रधानता ज्ञात करने के 3 नियम। चौथा नियम देख लीजिए, पद की प्रधानता ज्ञात करने के चौथा नियम। पद की प्रधानता ज्ञात करने का कौन सा नियम भैया? चौथा नियम। चौथा नियम क्या है देख लीजिए, जहां क्रिया उत्तर या बाद वाले पद के अनुसार आए, लिख लिया, जहां क्रिया बाद या उत्तर पद के अनुसार आए, वहां उत्तर पद प्रधान होता है, वहां उत्तर पद प्रधान होता है, वहां उत्तर पद प्रधान होता है। कारण जहां क्रिया बाद या उत्तर, बाद का पद ही तो उत्तर का पद कहा जाता है, अर्थात क्रिया बाद या उत्तर पद के अनुसार है, बाद या उत्तर या बाद के पद के अनुसार है, यार स्वाभाविक बात है, वहां पर कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे राजमाता, जैसे राजमाता, राजमाता देख लेंगे, अर्थात इसका विग्रह करेंगे, राजा की माता हो जाएगी कि नहीं? राजमाता कहा जाए, राजा की माता, राजा की माता विग्रह करेंगे। जैसे इसका वाग प्रयोग करेंगे, राजमाता आ रही है। अच्छा बताइए, आ कौन रहा यहाँ पर? राज क्या है? यहाँ पर पूर्व पद है और माता क्या है? उत्तर पद। उत्तर पद कहिए या फिर क्या कहिए, आप बाद का पद कह सकते हैं। अर्थात बताइए क्रिया के अनुसार कौन आ रहा? आना ही तो क्या है? यही क्रिया है, आना ही क्या है भैया? क्रिया है कि नहीं? इसलिए राजमाता आ रही है। अच्छा बताइए, आ कौन रही है? उत्तर पद ही तो प्रधान है, माता जी ही तो आ रही है। किसकी माता? राजा की माता आ रही है। इसलिए आने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? क्रिया के अनुसार प्रधानता कौन है? माता जी की प्रधानता है। और जैसे जलधारा, जलधारा जैसे कह दिया जाए, वाक प्रयोग कह दिया जाए, जलधारा बह रही है। अच्छा बताइए, बहने का काम कौन कर रहा है? धारा ही तो कर रही है। इसलिए जल क्या है? पूर्व पद है और धारा क्या है? उत्तर पद, या क्या कह सकते हैं? बाद का पद कह सकते हैं। तो अर्थात बता, बहना यही क्या है? क्रिया के अनुसार प्रधानता किसकी है? धारा की है कि नहीं? इसका विग्रह करेंगे, जल की धारा हो जाएगा, जल की धारा। अच्छा बताइए, इस वाक्य में प्रधानता किसकी है? जलधारा में उत्तर पद ही तो प्रधान है, क्योंकि बहने का काम कौन कर रहा है? जल की धाराएं ही तो, धाराओं से ही पता चल रहा है जल बह रहा है, इसलिए उत्तर पद प्रधान है। राजमाता, राजा की माता, इसलिए यहाँ पर प्रधान कौन है? कौन आ रहा है? माता जी आ रही। ठीक भैया, इसलिए चौथा नियम यही था, पद की प्रधानता ज्ञात करना। जहाँ क्रिया
उत्तर पद या बाद के अनुसार आए। जब उत्तर पद या बाद के अनुसार ही क्रिया आ रही तो स्वाभाविक बात है वहां पर कौन सा प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, अब थोड़ा और देख लीजिए, बस यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिए, कुछ पॉइंट है देख लीजिए। इसको अगर शॉर्टकट रूप में कहा जाए, जैसे उपसर्ग प्लस संज्ञा, उपसर्ग आ जाए और प्लस क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, बराबर क्या हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होगा। जैसे कहा जाए प्रतिदिन, जैसे कहा जाए प्रतिदिन, दिन है लेकिन प्रत्येक दिन की बात कर रहे हैं इसलिए पूर्व पद क्या है यहाँ पर, प्रधान है। जहां अन्य अर्थ निकले, दूसरा पॉइंट, जहां अन्य अर्थ निकले, जहां अन्य अर्थ निकले वहां पर अन्य पद प्रधान होगा। कौन सा, अन्य पद प्रधान होगा। जहां कोई अन्य अर्थ निकले अन्य पद प्रधान होगा। जैसे विषधर, विषधर कहने से विष को धारण करने वाला व्यक्ति कौन है, सर्प ही है, तो इसलिए सर्प ही क्या है, प्रधान है। अन्य पद प्रधान है कि नहीं। अब जैसे तीसरा पॉइंट, संज्ञा प्लस संज्ञा, संज्ञा प्लस क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, या क्या आ जाए, संख्या आ जाए, या फिर प्लस क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए ना। यहाँ पर क्या होगा, कोई एक पद प्रधान नहीं होगा, अर्थात कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई पद प्रधान न हो। जब कोई पद प्रधान न हो तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, जब कोई एक पद प्रधान नहीं होगा, कोई, लिख लीजिए, कोई एक पद प्रधान नहीं होगा। अर्थात जब कोई एक पद प्रधान नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, समस्त पद प्रधान होता है। कौन सा पद हो जाएगा, समस्त पद प्रधान होगा, समस्त पद प्रधान होगा। जैसे राधा, राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान हो जाएगा। दाल रोटी, दाल और रोटी हो जाएगा। जैसे पाप पूर्ण हो जाएगा, पाप और पुण्य दोनों पद का है यहाँ पर प्रधान है। ठीक भैया, एक पॉइंट और लिख लीजिए, कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर, चलत नहीं हो, कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर, कारकों को छोड़कर, कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों का लोप हो तो, अन्य कारक चिन्हों का, अन्य कारक चिन्हों का लोप हो तो, लोप हो तो का फड़फड़ावत है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर। जहां कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों का क्या हो जाए भैया, लोप हो जाए, वहां पर उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजमाता ही कहेंगे, किसका विग्रह करेंगे, राजा की माता। देखिए इस कारक चिन्ह का क्या हो गया है, लोप हो गया है कि नहीं ना। जैसे बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी बराबर क्या हो जाएगा, बैल के लिए गाड़ी बराबर हो जाएगा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। तो देखिए यहाँ के लिए का क्या हो गया, लोप हो गया है कि नहीं। जहां पर कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों का क्या हो जाए, लोप हो तो वहां पर कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और यहाँ पर समस्त पद प्रधान, यहाँ पर अन्य पद प्रधान, यहाँ पर पूर्व पद प्रधान। यह थी पद की प्रधानता ज्ञात करने के नियम। अब जो है कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जो समास के भेद है प्रयोगी अर्थ के आधार पर। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास होता है। आज इस क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।